तो चलिए आज हम बात करेंगे टेट्रासाइक्लिन्स की। हम एंटीबायोटिक्स के लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें हमारा टेट्रासाइक्लिन्स और मैक्रोलाइड्स रहता है। तो आज हम टेट्रासाइक्लिन्स पढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैक्रोलाइड्स पढ़ेंगे और फिर हमारा जो एंटीबायोटिक्स का लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही जितने हमने एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पढ़ी थी वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन्स इनका नाम से ही पता चल रहा है, इनका जो स्ट्रक्चर है, दे आर हैविंग 4 रिंग्स, 4 साइक्लिक रिंग्स। ओके, तो जैसे हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में पढ़ा था, जैसे हमने मोनोबैक्टम में पढ़ा था, जैसे हमने क्विनोलोन में पढ़ा था, तो इनके जो नाम है इनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में बीटा लैक्टम रिंग मिल रही थी, वैसे ही जो ये टेट्रासाइक्लिन्स हैं इनमें 4 साइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है, 4 साइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है, इनको टेट्रासाइक्लिन्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है दीज आर अ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स हैविंग अ न्यूक्लियस ऑफ 4 साइक्लिक रिंग्स। ये देखो यहाँ पे दिखा रखी है 1 2 3 4 साइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट है। अब ये क्या होती हैं, ये एक्टिव होती हैं, इफेक्टिव होती हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव, दोनों के अगेंस्ट ये वर्क करती हैं। ठीक है, ऑल टेट्रासाइक्लिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल एक्टिनोमाइसीट्स, ये हम पढ़ के आ चुके हैं जब हमने नीट की प्रिपरेशन की थी। क्या होते हैं एक्टिनोमाइसीट्स, क्या होते हैं बेसियोमाइसीट्स, है ना। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं, जो ड्रग्स हैं, ये सिंथेटिकली ऑब्टेन किए जाते हैं एक्टिनोमाइसीट्स से। ठीक है, और ये हमें पता होना चाहिए एक्टिव होते हैं ग्राम नेगेटिव के, ग्राम पॉजिटिव के। ठीक है, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी अगेंस्ट एक्टिव होते हैं, जैसे कि क्लेमाइडिया हो गया, वो कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स हो गए, उनके अगेंस्ट भी ये एक्ट करते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन्स आर बेसिकली अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम इन्हें कह सकते हैं। अब देखो जो इनका क्लासिफिकेशन है, आगे वो लगा रखा है नहीं, देखो जो अब इनका जो क्लासिफिकेशन है ना, टेट्रासाइक्लिन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है शॉर्ट एक्टिंग, ये अलग से नोट कर लेंगे, स्लाइड ऐड नहीं किया, शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, अब शॉर्ट एक्टिंग है तो लॉन्ग एक्टिंग भी होएगा। ठीक है, दूसरा आता है लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, तीसरा आता है इंटरमीडिएट, इनके बीच का इंटरमीडिएट एक्टिंग। ठीक है, और एक चौथा आता है दैट इज न्यूअर ड्रग्स। ठीक है, न्यूअर ड्रग्स। तो जो टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं इनका क्लासिफिकेशन, इनको 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। दे कैन बी क्लासिफाइड एज शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड न्यूअर ड्रग्स। ओके, तो आगे चलते हैं। अब इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये देखते हैं। तो जो ये टेट्रासाइक्लिन्स हैं ये सिलेक्टिवली टॉक्सिक होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जैसे मैंने बताया। तो ये क्या करते हैं, देखो जैसे हमें पता है किसी भी सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम पढ़ के आ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में, राइबोसोम्स में भी डिफरेंस होता है, 70S 60S ऐसे करके हम पढ़ के आ रखे हैं। ठीक है, तो ये जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं ये सिलेक्टिवली टॉक्सिक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। कैसे, क्योंकि ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही राइबोसोम की 30S सब यूनिट, ठीक है, ये याद रखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 30S सब प्रोटीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के राइबोसोम की 30S सब यूनिट में एंटर करते हैं और वहाँ पे जाके ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। और क्या करते हैं, देखो जब प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी किसी भी सेल की तो आगे सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी, सेल अपने प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर पाएगी, बिकॉज प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल, है ना। तो सेल अपना वर्क नहीं कर पाएगी, फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो क्या एक्शन शो करते हैं, वो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो करते हैं। ठीक है, नॉट बैक्टीरिसाइडल, किल नहीं कर रहे हैं, दे आर restricting the growth of bacteria, right। तो ये क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स। आगे चलते हैं।
अब ये सवाल किसी को नहीं पूछना चाहिए कि ये मैमल्स में क्यों नहीं काम करते, क्योंकि हमें पता है राइबोसोम्स मैमल्स के डिफरेंट है, ठीक है। जो ह्यूमन सेल है उसमें जो राइबोसोम्स हैं उनकी जो यूनिट्स हैं वो अलग हैं, और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें राइबोसोम्स डिफरेंट होते हैं। तो ये जो ड्रग है वो ह्यूमन्स पर एक्ट नहीं करेगी, ह्यूमन्स के राइबोसोम पर इफेक्ट नहीं डालेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख रखा है, देखो टेट्रासाइक्लिन्स आर प्राइमरली बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, inhibit protein synthesis by binding to 30S ribosome in susceptible organism, inhibit binding of amino acyl tRNA, देखो प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म बता रखी है इसमें, mRNA से पेप्टाइड चेन फेल्स टू ग्रो, तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, अल्टीमेटली इट इज शोइंग बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन, ठीक है, उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। अब इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है तो ये क्या है, ये ओरली बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है ड्रग, दीज ड्रग्स आर वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, देयर एब्जॉर्प्शन इंटरफेयर विद द फूड, तो वही बात आ गई, तो खाने से पहले 1 घंटा पहले दे दो या खाने के 2 घंटा बाद दे दो ड्रग को, ठीक है। अब बायो अवेलेबिलिटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन, मोस्ट ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स आर बिटवीन 60 to 70%, तो जितनी भी टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स आर हैविंग अ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ 60 to 70%, एक्सेप्ट, बट 2 एक्सेप्शंस हैं इसमें, कौन कौन से, दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन एंड सेकेंड इज मीनोसाइक्लिन, ठीक है। तो डॉक्सीसाइक्लिन की जो बायो अवेलेबिलिटी है ये कितनी होती है, ये होती है 95%, और मीनोसाइक्लिन की जो बायो अवेलेबिलिटी है ये होती है 100%, ठीक है। आगे देखते हैं, these drugs are used orally और IV because their IM injection causes severe pain, तो देखो ये जो ड्रग है, जो ये टेट्रासाइक्लिन है, इसको हम ओरली देते हैं, इसको हम IV देते हैं, IM नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये सीवियर पेन कॉज करता है, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन भी कॉज करता है दूसरा। these drug crosses the placenta, अब ये जो ड्रग है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, एक्यूमुलेट इन द बोन्स एंड टीथ, ठीक है। तो ये देखो बोन और टीथ में एक्यूमुलेट होती है, साथ ही साथ इसी वजह से इसको ना 18 ईयर्स से कम के बच्चों में, ठीक है, लेस देन 18 ईयर्स जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है, उनमें इसको नहीं दिया जाता है। तो टेट्रासाइक्लिन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन, इन किड्स लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है। क्यों, बिकॉज दे कैन कॉज बोन डिफॉर्मिटीज, क्यों, क्योंकि ये एक्यूमुलेट हो रही है बोन्स में जाके, है ना, तो इसको इसी वजह से दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स। क्यों, क्योंकि 18 ईयर्स के बाद तो जो एपिफाइसेस होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं, है ना, बोन्स की, तो इस वजह से उसके बाद नुकसान नहीं करती, लेकिन 18 ईयर्स तक इसको हम नहीं देंगे बच्चों में, लेस देन 18 ईयर्स के, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो एक चीज़ मैंने बताई, ये जो डिपॉजिट एक्यूमुलेट होती है बोन्स में, टीथ में, साथ ही साथ ये और कहाँ एक्यूमुलेट होती है, तो साथ ही साथ एक्यूमुलेट होती है लिवर में, ठीक है, लिवर के साथ साथ स्प्लीन में, और बोन्स और टीथ तो है ही, ठीक है। तो लिवर में, स्प्लीन में, बोन्स में, टीथ में ये एक्यूमुलेट होती है, ठीक है। और देखो क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही है तो हम इसे किस में नहीं देंगे, इसको प्रेग्नेंट फीमेल में भी नहीं देंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसको लैक्टेशन के टाइम पे भी नहीं दिया जाता है टेट्रासाइक्लिन्स को। आगे चलते हैं, अब एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं किसके, टेट्रासाइक्लिन्स के। तो इसके लिए एक निमोनिक है, कपिल देव टू बैट, ठीक है, इससे याद करेंगे। तो के से किडनी डैमेज, एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट, फोटोटॉक्सिसिटी, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, लिवर डैमेज, डीई से डायबिटीज इंसिपिडस, वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी, सॉरी वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी टू बोन्स एंड टीथ, ये मैंने बता दिया चीज़ें। तो कपिल देव टू बैट से याद कर लेंगे, ये इसका निमोनिक है। और इसके अलावा एपिगैस्ट्रिक बर्निंग एडवर्स इफेक्ट्स में हो सकता है, ईसोफेजियल अल्सर हो सकते हैं, जॉन्डिस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टीथ एंड बोन डिफॉर्मिटीज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेराटोजेनेसिटी, इसी वजह से इसको प्रेग्नेंट फीमेल में नहीं देते हैं, लैक्टेटिंग मदर में भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, टेट्रासाइक्लिन को यूज कहाँ करेंगे, एडवर्स इफेक्ट्स तो हमने देखे कहाँ नहीं यूज करना है, लेकिन कहाँ यूज करना है, तो एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में, एक्ने में यूज कर सकते हैं, मलेरिया में इसको यूज किया जाता है, अमीबियासिस में, कॉलेरा में, कॉलेरा को क्या कहा जाता है हिंदी में, हैजा,
ठीक है। प्लेग में यूज किया जाता है, ऑप्थेल्मिक यूज और बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन में इसको यूज किया जाता है। तो इसके लिए भी एक निमोनिक है वैक्यूम टीवीआर, वी से विब्रियो कॉलेरा, एक्ने, क्लेमाइडिया, यूरिया प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, टुलेरीमिया, बोरेलिया, रिक्टेसिया, ये बाकी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैक्यूम वाली चीज आपको याद रख लेनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दिखा रखा है, देखो टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल्स दिखा रखे हैं, मीनोसाइक्लिन दिखा रखा है, डॉक्सीसाइक्लिन दिखा रखा है। ठीक है, तो इनकी जो डोजेज हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो जो डॉक्सीसाइक्लिन होती है ना, इसकी डोज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है, इसकी 100 mg डोज रहती है और इसको कैसे दिया जाता है, BD ट्वाइस अ डे इसको दिया जाता है। सेकेंड थिंग इज मीनोसाइक्लिन। तो मीनोसाइक्लिन की डोज क्या रहती है, इसकी जो नॉर्मल डोज है, इसकी डोज जो बुक में लिखी हुई है या जो यूज भी की जाती है, यहाँ पे 90 mg लिया है, इसकी डोज होती है 100 mg। 90 mg भी कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में, ठीक है, और इसको PD दिया जाता है, ट्वाइस अ डे दिया जाता है। अगले आते हैं टेट्रासाइक्लिन। अब देखो टेट्रासाइक्लिन की डोज ज्यादा है 500 mg, तो इसकी डोज क्या रहती है 250 टू 500 mg इसकी डोज रहती है। इसको हम थ्राइस अ डे भी दे सकते हैं और 4 टाइम्स अ डे भी दे सकते हैं, TDS तो QID भी दे सकते हैं, इसे 4 टाइम्स अ डे भी इसको दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखो एक बात और, ये जो जितने भी टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन, ठीक है, ये दो थोड़ी हायर क्लास की ड्रग्स हैं तो इनको एक्सेप्शंस में लिया जाता है हमेशा। जैसे मैंने बताया ना, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, तो जो टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं इनमें से भी अगर हम डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन को हटा दें तो इनका जो एक्सक्रीशन होता है ये किडनी से होता है। ठीक है, इनका एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, किडनी से होता है। ये बात ध्यान से सुनेंगे, मैंने कहा जो भी टेट्रासाइक्लिन्स हैं एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन एंड मीनोसाइक्लिन, दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू किडनीज। ठीक है, ये इनका एक्सक्रीशन किससे होता है, किडनी से होता है, इसीलिए इनकी जो डोज है जितने भी रीनल पेशेंट्स हैं उनमें इसकी डोज को रिड्यूस करके देना होता है हमें। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये किडनी से एक्सक्रीट आउट हो रही है। ठीक है, अब बात करें अगर डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन की, तो ये कहाँ से एक्सक्रीट होती हैं भाई, तो ये एक्सक्रीट होती हैं स्टूल के साथ। ठीक है, स्टूल के साथ या गट से एक्सक्रीट हो सकती हैं, होती हैं बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, रीनल पेशेंट्स में सेफर ड्रग्स होती हैं। ठीक है, उनमें हम इनको दे सकते हैं। तो हमने देखा कि इनको, ये हमने जो कैप्सूल्स देखे इनको ओरली यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनको जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं इनको पेरेंटरली भी यूज़ किया जा सकता है, साथ ही साथ इनका टॉपिकल भी यूज़ किया जाता है। टॉपिकल मीन्स एज अ क्रीम, ठीक है, ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है देखो टाइगेसाइक्लिन। अब मैंने बताया था कि 4 तरह की हमने टेट्रासाइक्लिन का क्लासिफिकेशन देखा। क्या था, पहला था शॉर्ट एक्टिंग, दूसरा था लॉन्ग एक्टिंग, तीसरा था इंटरमीडिएट एक्टिंग, चौथा था न्यूअर ड्रग्स। तो देखो जो टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स आते हैं शॉर्ट एक्टिंग में। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग में। दूसरे हमने पढ़े डॉक्सीसाइक्लिन और मोनोसाइक्लिन। ठीक है, तो डॉक्सीसाइक्लिन और मोनोसाइक्लिन आते हैं दोनों लॉन्ग एक्टिंग में। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं। तीसरे हमने देखा इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो इंटरमीडिएट एक्टिंग जो ड्रग्स होती हैं ये आजकल यूज में नहीं है, दे आर नॉट इन यूज्ड नाउअडेज। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिकॉज दे आर हैविंग हायर टॉक्सिसिटी एंड हायर साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो इनके जो इंटरमीडिएट एक्टिंग जो ड्रग्स हैं इनकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस वजह से हम इसको आजकल यूज़ नहीं करते हैं और ना ही हम इसमें पढ़ेंगे इसे। ठीक है, तो हमने दो देख ली, शॉर्ट एक्टिंग जिसमें क्या आ रहे थे, टेट्रासाइक्लिन्स आ रहे थे, लॉन्ग एक्टिंग जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन आ रही थी, इंटरमीडिएट एक्टिंग जो कि आजकल यूज़ नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट आती है न्यूअर ड्रग्स। न्यूअर ड्रग्स में आती है हमारी टाइगेसाइक्लिन। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो ये क्या है, एक न्यू टेट्रासाइक्लिन है जो कि डेरिवेटिव है मीनोसाइक्लिन का ही। ठीक है, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ मीनोसाइक्लिन, ये एक मीनोसाइक्लिन का ही डेरिवेटिव है। ये किसके अगेंस्ट एक्ट करता है, ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्ट करता है, एज वेल एज नेगेटिव के अगेंस्ट एक्ट करता है, और साथ ही साथ एनारोब्स के अगेंस्ट भी एक्ट करता है। अब इसको कैसे देते हैं, इसको हम पेरेंटरली ही देते हैं, ओरली नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसे इसकी डोज क्या रहती है, इसकी 100, देखो इसकी क्या
है डोज 100 mg फॉलोड बाय 50 mg BD। अब इसका क्या मतलब है, देखो दो तरह की डोज होती है, एक होती है लोडिंग डोज, एक होती है मेंटेनेंस डोज। तो देखो जब हमें तुरंत ज़्यादा इफेक्ट चाहिए होता है, ठीक है, पेशेंट की हालत ज़्यादा बुरी है और हमें तुरंत हायर इफेक्ट चाहिए, तो उस टाइम पे हम एक ज़्यादा अमाउंट में डोज देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लोडिंग डोज कहते हैं। उसके बाद हम उस डोज को कम करते हैं और मेंटेनेंस के लिए पेशेंट के उस डोज को कम करके चलाते हैं, दैट इज मेंटेनेंस डोज। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं, बाद में तुम्हें डेफिनेशंस में अलग से भेज दूंगी ग्रुप में। ठीक है, तो डोज क्या है, 100 mg जो यहाँ पे डोज दी है ना, 100 mg ये डोज है लोडिंग डोज, और जो 50 mg BD डोज है दैट इज मेंटेनेंस डोज। ठीक है, अब ये जो टाइगेसाइक्लिन है इसका जो टी हाफ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ हैविंग अ लॉन्ग टी हाफ एंड गुड डिस्ट्रीब्यूशन, पेनिट्रेशन, गुड पेनिट्रेशन इन ऑल द टिश्यूज, अच्छे से पेनिट्रेट कर जाती है। और ये भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द गट। ठीक है, जैसे कि मोनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन में देखा था हमने, ये भी किससे एक्सक्रीट हो रही है, गट से एक्सक्रीट आउट हो रही है। ठीक है, गट से एक्सक्रीट आउट हो रही है, तो इसलिए हमें रीनल पेशेंट्स में इसकी डोज रिड्यूस करने की नीड नहीं है। ठीक है, इट इज़ मेनली यूज्ड इन स्किन इन्फेक्शंस में इसे यूज़ किया जाता है, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस में यूज़ किया जाता है, इसको हम निमोनिया में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, यहाँ पे एक बार ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे टाइगेसाइक्लिन का इंजेक्शन दिखा रखा है 50 mg पर वायल, इसकी जो डोज है मैंने बताया कि 100 mg इसकी लोडिंग डोज है, 50 mg इसकी मेंटेनेंस डोज है। तो इसी के साथ हमारा टेट्रासाइक्लिन्स भी कंप्लीट होता है। थैंक यू, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो एंटीबायोटिक्स का पोर्शन बचता है दैट इज़ मैक्रोलाइड्स। तो इसके जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो मैक्रोलाइड्स का आएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।